हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे हमारा जो आज का टॉपिक, मोस्ट एवेटेड टॉपिक, बच्चों के द्वारा डिमांडेड टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आज स्टार्ट हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास का एनसीईआरटी का पार्ट 1 का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई होना चाहिए। हम तो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे ऐप पे, लेकिन बच्चों के डिमांड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पैरेलली चालू किया जा रहा है यूट्यूब पे। और इसका वीडियोस यूट्यूब पे कोशिश रहेगा कि रेगुलर इंटरवल पे यूट्यूब पे हम वीडियोस अपलोड करते रहें। और बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे टीचरों के मन में ये अवधारणा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज टफ टॉपिक। नहीं, पूरा फिजिक्स बहुत आसान है, बस उसको समझाने वाला मेरे जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, हम आपको बार बार बोलते हैं कि मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में आपको फिजिक्स सिखाया जाएगा हमारे चैनल पे, हमारे क्लास में, सभी जगहों पे। और पूरे क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी हमारे वीडियो को देखकर। इसीलिए हमारा वीडियो देखते रहें, एक एक वीडियो को देखें और हर एक मिनट, हर एक सेकंड देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाइएगा तो आप कभी भी एप्लीकेट करना होगा तो आप बस एक छोटे से रिवीजन से, छोटे से रिवाइज करिएगा, रिकैप करिएगा, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, नीट का हो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम का हो, सबको ध्यान में रखते हुए हमारा सारा लेक्चर कवर कराया जाता है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो भी पढ़ाएं उसका आउटपुट, मतलब क्वेश्चन में कन्वर्जन 100% रहे, 100% कन्वर्जन रहे आप लोगों के लिए। तो बच्चों की खिदमत में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक है। बच्चों से बस यही एक रिक्वेस्ट होता है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, कि आपको परेशानी होगा नोटिफिकेशन आने से, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। दिन भर आपके मोबाइल में ढेर सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनमें से कभी कभी मेरे वीडियो का आ जाया करेगा। इसीलिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारे वीडियो के साथ अपडेटेड और ट्यून रहें। थैंक यू। तो हम चालू करेंगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसमें हम पढ़ते क्या है। जैसे हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो हमको पता है लाइट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक का इंट्रो है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जान रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस, है ना। किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। लेकिन शर्त क्या है कि वो चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, चार्ज मोशन में एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, है ना, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट पे होगा। ठीक है, मोशन वाले चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ते, उसको दूसरे ब्रांच में पढ़ते हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चार्ज का स्टडी हम लोग करते हैं जो चार्ज किसमें होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज के स्टडी को हम किस प्रकार से क्लासिफाई किए, है ना। तो देखिए, पहले हम वो भी देख लेते हैं कि चार्ज के स्टडी को हम लोग किस आधार पर क्लासिफाई किए। तो देखिए, स्टडी ऑफ चार्जेस, उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज के डिफिनेशन को, स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज के स्टडी को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उसी में से एक ब्रांच, एक कंपोनेंट निकल के आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो देखिए, चार्ज को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो चार्ज को दो पार्ट में बांट के स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक जो होता है चार्ज जो कि रेस्ट में होगा, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, जो हम यहाँ पढ़ते हैं, है ना। और दूसरा क्या पढ़ते हैं, जब चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। चार्ज जब रेस्ट में होगा और चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ये क्या करेगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या करता है, तो लिखेंगे प्रोड्यूसेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है वो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। ये सब आप पढ़िएगा, कहिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इस चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा। बस ये बता रहे हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है।
तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मामला जो देख रहे हैं ना, यानी स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग स्टडीड इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम लोग ये सब कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, है ना। ये सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है भाई कि चार्ज मोशन में होगा तो चार्ज मोशन में होगा तो भाई चार्ज मोशन में होगा तो दो तरह का मोशन होगा। एक मोशन होगा यूनिफॉर्म, एक कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा, चार्ज का मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होगा तो पता है क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं होगा। क्या लिखेंगे? प्रोड्यूसेस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है वो? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, है ना। वो दोनों प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब चार्ज मोशन में होगा तो प्रोड्यूसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग मतलब समझते हैं ना, टाइम के साथ बदलने वाला। क्या? EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा चार्ज तो क्या प्रोड्यूस करेगा? केवल नहीं, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, लेकिन टाइम वेरिंग, टाइम के साथ बदलने वाला। और टाइम के साथ बदलने के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझे बात को? वो क्या दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? क्या प्रोड्यूस करेगा वो? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो चार्ज मोशन में होता है ना, तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? स्टडीड अंडर, यानी चार्ज के मोशन को हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? स्टडीड अंडर। इस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या नाम है इस ब्रांच का? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग इसको? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट वाला और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मोशन वाला, है ना। यानी पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी है वो एक ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक क्या है आपका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है वो रेस्ट में जब होता है तो क्या क्या फिनोमिनन उससे एसोसिएटेड होता है वो चर्चा करते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जब चार्ज मोशन में होता है तब हम लोग उसका इफेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और यहाँ पे जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप करंट पढ़िएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का डिफिनेशन है चार्ज के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे चार्ज मोशन में आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? EMI पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिस्सा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक छोटा सा इसका टुकड़ा है जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है वो क्या है भाई? वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वाइज ये बटा हुआ है। अभी हमारा जो चैप्टर उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये जनरल क्लासिफिकेशन कर दिया गया है ताकि आप समझ सकिए कि चार्ज को किस किस भाग पे में बांट कर किस किस आधार पे क्लासिफाई करके हम उसको स्टडी करते हैं। समझ गए बात को? तो सब लोग इसको नोट करिए। फिर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज का डिफिनीशन पढ़ेंगे कि आखिर इस चार्ज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, जो रेस्ट में है, जो मोशन में है, इस चार्ज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये चार्ज का डिफिनीशन क्या होता है, ये चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो अब बारी है चार्ज के डिफिनीशन पे चर्चा करने का, है ना, कि चार्ज का डिफिनीशन क्या होता है। आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो आप क्या कहेंगे कि चार्ज क्या होता है भाई? सबसे पहले तो आपको चार्ज का डिफिनीशन देखना होगा
तो चार्ज बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर कहें तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब कहने का मतलब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो मौजूद होगा किसी भी बॉडी के अंदर। ये क्या होता है चार्ज? तो लिखेंगे चार्ज के बारे में कि क्या बोले कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। देखिए पहला लाइन यही लिखना है, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, एनी मैटर, किसी भी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है आपका? चार्ज है। ये हो गया। अब इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी से क्या होता है, जैसे हम अगर इंसान हैं तो हमारे पास दो कान होगा, देख रहे हैं आप, तो ये हमारा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वी हैव 2 ईयर्स। इससे क्या होता है? तो ईयर का जो फंक्शन है कि ईयर हम लोगों को सुनने में मदद करता है और हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो ये जो दो चीज लिखेंगे तो ये तो हुआ कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर का। अगला बात ये है कि ये करता क्या है, तो लिखेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ विच, दूसरा लाइन ऐसे लिखते हैं कि बाय द वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण ये क्या करता है? इट क्रिएट्स, बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, समझ रहे हैं ना, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। अब आप कहिएगा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है। कोई भी देखते होंगे हाई टेंशन वायर से जब करंट गुजरता है तो वो किसी भी चीज को, आदमी को भी खींच सकता है, उसके बाल वगैरह को अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करता है पूरी तरीके से। तो ये सब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के काम आता है ना। कोई भी प्रॉपर्टी रहता है तो उसका कुछ न कुछ खासियत होता है। तो चार्ज अगर किसी वस्तु में चार्ज है ना, तो क्या खासियत है उसका? तो उसके कारण, अपनी इस प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ चार्ज। आप ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज का डिफिनीशन पूछा जाएगा तो चार्ज को आप यही बोलना है आपको, ठीक है ना। और चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बात आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करिएगा तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब है भाई? तो स्केलर क्वांटिटी आप कहिएगा कि ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होगा इसके पास, और इस कारण से केवल मैग्नीट्यूड होगा। इसीलिए जब हम लोग चार्ज को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो नॉर्मल सिंपल अलजेब्राइक रूल के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो अलजेब्राइक रूल है उस हिसाब से। अगला जो है कि जो चार्ज है इट कैन बी, ऐसे लिखे ना, ये सब बेसिक बात है। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा, है ना, यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा। इसको ऑर्डिनरी अलजेब्रा के मदद से आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या ध्यान रखना है आपको कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है, तो चार्ज का जो यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं, आप बात करिए किसका? यूनिट का। तो चार्ज के यूनिट का आप बात करेंगे तो चार्ज का यूनिट जब देखिएगा ना, तो चार्ज के यूनिट पे बात करिएगा तो देखिए दो यूनिट है। एक है एसआई यूनिट, जानते होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत जो आता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। और दूसरा क्या है? चार्ज का सीजीएस यूनिट। दूसरा क्या है? चार्ज का सीजीएस, ठीक है। सीजीएस में भी दो आता है। सीजीएस में भी क्या आता है? दो। सीजीएस में दो आता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब क्या? ESU। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना, EMU कहते हैं हम लोग। दो यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है वो क्या होता है? ये ध्यान रखना होगा आपको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है?
है ना, दो चीज है। तो चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम ईएसयू कहते हैं और क्या कहते हैं, ईएमयू कहते हैं। ईएस यूनिट क्या होता है, तो ईएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, ध्यान रखिएगा, STAT स्टैट, क्या कहेंगे हम, स्टैट कूलम, COULOMB स्टैट कूलम, क्या होता है वो, स्टैट कूलम, है ना। और ये क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम, इसको हम एब कूलम कहते हैं, एब कूलम और स्टैट कूलम। ये हुआ ईएसयू यूनिट और क्या, ईएमयू यूनिट। ध्यान रखना है आपको, एक बात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि ये बक्सा में जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं इस बक्से में, कि एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है ना, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। और एक कूलम में क्या होता है, 1/10 एब कूलम होता है। ये ध्यान रखिए, ये बदलने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ज का जो कन्वर्जन था यूनिट का, एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम और एक कूलम में 1/10 एब कूलम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और यूनिट होता है चार्ज का, क्या, फैराडे। फैराडे क्या होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि फैराडे क्या होता है। तो फैराडे जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक, क्या बोले, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो आपका 1 फैराडे कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 फैराडे। तो कोई पूछेगा 1 फैराडे क्या होता है, तो कहेंगे द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। और 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम। इसके बाद हम उसको भी लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो अगला यूनिट हम क्या बताए आपको, एक और यूनिट है फैराडे। तो सिंपली लिखिए कि फैराडे क्या होता है ना। अगला जो यूनिट है फैराडे, है ना। तो फैराडे कहिएगा, ये भी चार्ज का एक अनदर यूनिट है, और यूनिट है चार्ज का ना, जिसका ज्यादातर यूज जो आप इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़ते हैं तब करते हैं, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज का यूनिट है दूसरा, है ना। कोई पूछेगा कि क्या होता है फैराडे, 1 फैराडे का डिफिनेशन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैराडे। तो हम क्या लिखेंगे 1 फैराडे में, तो 1 फैराडे में हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 फैराडे में लिखेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे, ठीक है ना। और 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, हिंदी नहीं समझ में आता है, तो अंग्रेजी में कह सकते हैं 96,500 कूलम। ओके, तो हम लोग अब क्या बात करेंगे कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है। सोच लीजिए, 1 फैराडे में 96,500 कूलम है, बाकी 1 कूलम में बाकी सब है उतना, 1 फैराडे में ही है। तो चार्ज का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है ना, वो हो गया आपका फैराडे। उसके बाद एब कूलम, उसके बाद क्या हो गया, एब कूलम, है ना। उससे छोटा क्या हो गया आपका, कूलम। और चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, स्टैट कूलम। ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फैराडे और सबसे छोटा यूनिट क्या है, स्टैट कूलम। ये यूनिट के ऑर्डर को हम क्या कर दिए हैं, अरेंज कर दिए हैं। चार्ज का डायमेंशन अगर आपसे पूछेगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, है ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज के डायमेंशन पे अगर बात होगा तो आप कैसे बात करिएगा चार्ज के डायमेंशन पे। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बताते हैं, आप करंट में वैसे पढ़िएगा, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज में से नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है। तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो AT होता है, AT, यानी इसमें ए करंट के लिए आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, M0 L0 T1 A1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल इक्वेशन आप कह सकते हैं। तो ये सब आपको चार्ज का यूनिट बता दिया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं बताया गया, समझिए चार्ज से इंट्रोडक्शन कराया गया। अब हम लोग चार्ज आया कहाँ से है, तो चार्ज का डिफिनेशन देख लिए, चार्ज का डिस्कवरी कहाँ से हुआ, चार्ज आया कहाँ से है, कब हम लोग बोलते हैं कि कोई, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं चार्ज हो गया, कब बोलते हैं ऐसा, हम लोग पे भी चार्ज है लेकिन अपने आप को नहीं बोलते हम चार्ज हो गए। कब हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जब बोलते हैं कि चार्ज बॉडी, ये बॉडी चार्ज हो गया,
ये सब क्या चीज है, ये सब पे चर्चा करेंगे, इसको आप नोट करिए पहले। देखिए तो क्या बोलेंगे हम, अब हम कहेंगे यहाँ पे क्या बोले आपको कि चार्ज के डिस्कवरी को और ये सब पढ़ेंगे। तो जो देखिए एक होता है ना चार्ज बॉडी, ये सब बहुत माइन्यूट चीज है जो आपको समझना हो। कब हम कोई बॉडी को कहें कि ये चार्ज है, चार्ज बॉडी, तो कहेंगे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि बॉडी चार्ज कब कहलाता है, तो कहेंगे एक बॉडी को चार्ज बॉडी हम तभी कहते हैं अपने भाषा में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उससे ट्रांसफर या उस पर ट्रांसफर हो, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। दूसरा चार्ज पार्टिकल होता है, क्या होता है आपका चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज पार्टिकल क्या होता है भाई, तो चार्ज पार्टिकल के बारे में जब आप बात करिएगा तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, तो कहिएगा चार्ज पार्टिकल तो अपने नेचर के कारण होता है, ड्यू टू इट्स ऑन नेचर, है ना। अब आप कहिएगा कि चार्ज बॉडी और चार्ज पार्टिकल में जो आप ये बात बोले इसको समझाइए, तो कैसे समझाएंगे, तो जो चार्ज बॉडी है, बॉडी चार्ज, हम अपने भाषा में किसी बॉडी को चार्ज कब कहते हैं, जब उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या उससे कहीं दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि बॉडी चार्ज है। लेकिन ये जो बात हम बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट, तो ये जो चार्ज पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल अपने नेचर के कारण है, उसको कुछ करना नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का आप नाम बताइए, तो आप खुद ब खुद कहिएगा इलेक्ट्रॉन, क्या कहिएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब आपसे कहेगा प्रोटॉन के बारे में बताइए, प्रोटॉन क्या है, तो जब हमसे प्रोटॉन पूछेगा तो हम सीधे कहेंगे प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का नेचर ही ऐसा है, बाय डिफॉल्ट वो वैसा है, समझ गए बात को। तो ये चार्ज बॉडी और चार्ज पार्टिकल के बीच का अंतर आपको समझना चाहिए। अब आपसे ये अगर पूछता है कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, सिंपल कि कब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो हम तो बोले ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही किसी बॉडी को हम चार्ज बॉडी कहते हैं। तो ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट बॉडी। एक बॉडी को हम चार्ज तभी कहते हैं जब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो कहेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज, एक बॉडी को हम चार्ज कहेंगे, है ना, व्हेन, कब कहेंगे, व्हेन देयर इज क्या होगा, व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब क्या होगा वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तब हम कहेंगे कि वो चार्ज है, या फिर क्या कहेंगे कि जब उस पे इलेक्ट्रॉन घट गया, डिफिशियंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का, तब हम कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण किसी बॉडी को हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी आपका क्या है, चार्ज है। ये आप समझिएगा, है ना। इससे एक बात समझ में आता है कि किसी भी बॉडी पे चार्जिंग के लिए केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार है। इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मोबाइल होता है, मोबाइल मतलब इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो इमोबाइल होता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है ना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेस, हम ये नहीं कह सकते थे प्रोटॉन का एक्सेस या प्रोटॉन का डिफिशियंसी, लेकिन नहीं कहेंगे, इसीलिए हम कहते हैं, एक लाइन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, only electrons are responsible for, only electrons are responsible for charging, चार्जिंग के लिए केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ना। चार्जिंग के लिए केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब सॉरी चार्जिंग के लिए केवल क्या रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसीलिए अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के संग एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के संख्या से बड़ा हो जाता है, कैसे होगा बड़ा, जब बॉडी, किस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बड़ा होगा, जिस पर निकल के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बड़ा होगा।
तो अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है तो ऐसे ही बॉडी को कहते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये बॉडी क्या है? निगेटिवली चार्ज बॉडी है। कब? जब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है और ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो अगर ऐसा घटना घट रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हो गया। उसके बाद अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या है? बड़ा है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कैसा बॉडी कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है ना? कैसा बॉडी कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर प्रोटॉन के संख्या से बड़ा है तो कैसा बॉडी होगा? वो न्यूट्रल बॉडी। सब कुछ चार्जिंग के लिए होल एंड सोल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। ये बात आपको अपने मगज में दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो ये आप लिख डालिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है। ये तो चार्ज का हम लोग क्या देखे? चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल, कब हम कहें कि बॉडी चार्ज है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। अब हम देखेंगे कि पहली बार कैसे ये देखा गया था चार्ज को, कहां से ये ऑब्जर्व किया गया था, ये ऑब्जर्वेशन कब किया गया था और कौन किया था और कैसे किया था, ये देखेंगे। इसको आप नोट करिए। देखिए, तो अब चार्ज का जो डिस्कवरी है, इसको लेकर बहुत सारा कहानी है। कुछ बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहानी है ना। कुछ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का है। लेकिन सबसे पहले इनिशियली जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आया कॉन्सेप्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझते हैं ना, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वहां से तो वो आया ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा। इन 600 बीसी, इन 600 बीसी, 600 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में, 600 बिफोर क्राइस्ट में थेल्स जो थे, थेल्स observed द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। थेल्स क्या ऑब्जर्व किए? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व किए। कब? 600 बीसी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो ऑब्जर्व किए 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व में। समझ गए बात को? तो 600 बीसी में वो ये ऑब्जर्व किए। क्या किया वो भाई? तो थेल्स क्या किए? थेल्स क्या देखे ना, ही ऑब्जर्व दैट एम्बर, AMBER, एम्बर। ध्यान दीजिए, क्या वो ऑब्जर्व किए? एम्बर क्या करता है? एम्बर क्या करता है? क्या ऑब्जर्व किए? एम्बर अट्रैक्ट्स स्मॉल पार्टिकल्स। एम्बर क्या अट्रैक्ट्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। वो डस्ट के छोटे से पार्टिकल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। व्हेन रब्ड विथ एनिमल फर। एनिमल फर मतलब एनिमल के फर के साथ, समझते हैं ना। एनिमल के फर के साथ जब उसको रब किया गया, किसको? एम्बर को। अब एम्बर क्या होता है? आप नया नाम सुन रहे होंगे, है ना। तो ग्रीक वर्ड में एम्बर मींस इलेक्ट्रॉन होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो क्या देखा गया ना, कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एम्बर कहा गया है। तो वो क्या करता है? स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जब उसको हम एनिमल फर के साथ रब कर सकते। मतलब एम्बर को एनिमल फर के साथ आप रब किए ना, यानी क्या देखे कि एम्बर को रब किए, किसके साथ? एम्बर व्हेन रब्ड विथ किसके साथ रब किए हम? एनिमल फर के साथ, है ना। एनिमल फर के साथ जब उसको रब किए, तो जब ये रब किया गया एम्बर को एनिमल फर के साथ, है ना, तो एम्बर को एनिमल फर के साथ रब किया गया, तो क्या देखा गया कि वहीं से किसका कॉन्सेप्ट आया? प्रोड्यूसेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब वो रब, मतलब उसको जब चार्ज हो गया, उसको जब क्या किया गया? डस्ट के साथ क्या देखा गया कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग भी करते हैं, पेन लेके ऑयली से हेयर में हम उसको क्या करते हैं? रब करते हैं छोटे छोटे कागज का टुकड़ा को वो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल उसी टाइप का ये चीज है। तो वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोड्यूसेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये जो चीज है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए, इसको हम लोग आगे जाके कहने लगे ये एक काम किए, इस पर लेके बहुत सारा काम हुआ।
अब इस मेथड को कहा गया कि ये जो यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो फ्रिक्शन के कारण हुआ है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। रब की रगड़ने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा था, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। तो पहली बार यहीं से कॉन्सेप्ट आया। आगे जाके कुछ लोगों को और भी बहुत सारा चीज देखने के लिए मिला जो हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, कहानी पढ़ने हम लोग यहाँ नहीं आए, लेकिन ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि थेल सबसे पहले ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमको लोगों को दिए और आज हम लोग वो पढ़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग चीज आया, ठीक है। तो अब है कि कैसे फ्री क्लाउड्स जो होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्लाउड्स भी जो चार्ज होता है वो फ्रिक्शन से होता है। एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से क्या होता है, रगड़ाता है, रब होता है ना। तो क्या लिखेगा कि क्लाउड्स आर ऑल्सो चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। क्लाउड्स आर ऑल्सो चार्ज बाय फ्रिक्शन। जो क्लाउड्स होता है वो भी फ्रिक्शन से ही चार्ज होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो क्लाउड्स होता है ना, मतलब बादल, वो भी क्लाउड भी किससे चार्ज होता है भाई मेरे, फ्रिक्शन से। तो क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन, है ना। इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है कहीं कहीं। अब ये कैसे आता है इसका कारण भी हम बताएंगे। इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग और क्या कहते हैं भाई, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब कैसे होता है फ्रिक्शन से चार्जिंग, तो ये भी बात हम लोग देखेंगे किस प्रकार ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने पेन को रब करते हैं बाल में, तो पेन से बाल में चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या बाल से पेन में आ रहा है, ये सारा चीज आपको अभी देखना है ना। अभी तो ये बताया गया कि खोज कहाँ से हुआ, आविष्कार कहाँ से हुआ, पहली बार फ्रिक्शन के द्वारा ही ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इस यूनिवर्स में, है ना। यूनिवर्स में तो बहुत कुछ पाया जा रहा है, डिपेंड कर रहा है कि आप किन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पूरा यूनिवर्स इज द मैटर ऑफ स्टडी, ये सालों साल जब तक लाइफ है तब तक चलते रहेगा, है ना। बहुत सारा रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छिपा हुआ है जो कि फिजिसिस्ट के माध्यम से बाहर आता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिखिए फटाक से। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है उसके अंदर का बात हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो आपका फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होता है, फ्रिक्शन से चार्जिंग का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ से, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से कि व्हेन वन बॉडी, अभी हम आपको बताए भी हैं, व्हेन वन बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर बॉडी, is rubbed against another body, है ना। क्या बोल रहा है, जब एक बॉडी को हम लोग दूसरे बॉडी के अगेंस्ट क्या करते हैं, रब करते हैं, रब्ड अगेंस्ट अनदर बॉडी। व्हेन वन बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर बॉडी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ट्रांसफर होता है। देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कहां से कहां तक, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, हैविंग कहां से, ध्यान दीजिएगा, हैविंग लोअर वर्क फंक्शन। हर जगह एक नया दर्द आ जाता है, हर जगह क्या आता है, नया दर्द आ जाता है। दुनिया में बहुत दर्द है, अब एक यहाँ पे नया दर्द आ गया, वर्क फंक्शन, हैविंग लोअर वर्क फंक्शन टू, having lower work function to the body, having higher work function, है ना, having higher work function
देख लीजिए भाई क्या लिखे कि इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, लोअर वर्क फंक्शन वाले बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाले बॉडी में जाता है। अब लोअर वर्क फंक्शन वाले बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाले बॉडी में कैसे जाता है और ये वर्क फंक्शन होता क्या है ये आपको समझना होगा। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस केस में इन दिस केस both body acquire equal and opposite charge, इस केस में दोनों बॉडी क्या करता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज एक्वायर करता है। एक पे जितना प्लस डेवलप होगा दूसरे पे उतना माइनस होगा। अब है कि वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, ये आप मॉडर्न में बेसिकली पढ़िएगा जब हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, कि गैसियस स्टेट से जो आप मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरीके से वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या है, तो कहेंगे इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या है ये, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस चीज के लिए, रिक्वायर्ड। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमको चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है ना, रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्या बोले, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए, खींचने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल को चाहिए, वो उस मेटल के लिए वर्क फंक्शन होगा। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, समझ गए बात को। तो वर्क फंक्शन ये वो एनर्जी है। अगर हमको मान लीजिए कि कॉपर से निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हम कितना एनर्जी देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाए, है ना। तो एनर्जी देने का बहुत सारा तरीका है, लाइट के मदद से देते हैं तो आपका क्या होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाता है। अगर हम हीट के मदद से देते हैं तो वो थर्मल इमिशन कहलाता है। ये सब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। बस ये सोचिए कि हम यहाँ जो लिखे हैं उससे इसको कैसे रिलेट करें। तो कह रहे हैं लोअर वर्क फंक्शन वाले से हायर। तो लोअर वर्क फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि उस मेटल का वर्क फंक्शन लोअर होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मतलब कम ही एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्टिंग आउट या पुलिंग आउट इलेक्ट्रॉन इज लेसर, कम है उससे। यानी वर्क फंक्शन कम, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि कम ही एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, इजेक्ट कर देता हो। वर्क फंक्शन ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो क्या होगा, वो मतलब वर्क फंक्शन उसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए उसके तुलना में जिसका वर्क फंक्शन कम है। तो अगर वर्क फंक्शन कम है भाई, अगर वर्क फंक्शन क्या है आपका, कम, वर्क फंक्शन कम है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी, इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी, ऐसे समझिए। वर्क फंक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा, अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, मोर है ना, वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट। वर्क फंक्शन अगर इजी, वर्क फंक्शन अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी है, और वर्क फंक्शन अगर आपका क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या है, डिफिकल्ट। तो यहां सोचिए कि लोअर वर्क फंक्शन वाले से हायर वर्क फंक्शन में क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि जब हम रगड़ना चालू किए होंगे तो लोअर वर्क फंक्शन वाले को एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी पहले मिल गया होगा, क्योंकि उसको तो कम ही एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर निकाल देगा। तो जब रगड़ना चालू किए होंगे तो जिसका वर्क फंक्शन कम, उसको कम एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी पहले प्रोड्यूस हुआ, लोअर वर्क फंक्शन वाले इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर दिया, और हायर वाले को तो उसका रिक्वायर्ड एनर्जी बाद में मिलेगा, पहले मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जब रब करते हैं तो हमेशा लोअर वर्क फंक्शन वाले बॉडी से, समझ रहे हैं ना, कि लोअर वर्क रब करना चालू करेंगे तो जो हीट जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण, वो हीट वर्क फंक्शन के बारे एनर्जी देगा।
तो सबसे पहले किसका रिक्वायरमेंट पूरा होगा? जिसका डिमांड कम है ना? किसका डिमांड कम है? जिसका वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन कम मतलब उसको एनर्जी का डिमांड कम, और एनर्जी का डिमांड कम मतलब जल्दी, मतलब कि कम ही एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा अपने अंदर से, और इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जब जिस पे जाएगा उस पे निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब लोअर वर्क फंक्शन वाला बॉडी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हायर वर्क फंक्शन वाले बॉडी पे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा और उस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और क्या बोले कि जैसे मान लीजिए ना, एक बॉडी है ए, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से लिखते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है ना, वर्क फंक्शन को फाई ऐसे लिखते हैं, फाई से, ध्यान दीजिएगा। एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। ए और बी को क्या किया? रब किया। ए और बी को क्या किए? रब किए। तो रब करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि ए का वर्क फंक्शन कम है किससे? बी से, तो ए का वर्क फंक्शन कम है तो इससे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन 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 क्या होगा? इससे इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा ना। तो इस केस में इस पे जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा पहले के तुलना में, तो ये निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और जिससे निकल के जा रहा है तो ये कैसा है? तो ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? तो ये आपका एक्वायर करेगा, ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? ए क्या कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? ए एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और ये कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? बी। तो बी आपका निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, निगेटिव चार्ज एक्वायर्ड, है ना। यानी एक बात आपको यहां से समझना होगा कि जिस लोअर वर्क फंक्शन वाला बॉडी, क्या कहिएगा? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड। कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, है ना। और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, हायर वर्क फंक्शन जिसका होगा, हायर वर्क फंक्शन वाला बॉडी जो होगा, हायर वर्क फंक्शन वाला बॉडी जो होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? निगेटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड। वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? निगेटिव चार्ज। तो यही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसका कॉन्सेप्ट था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, कि जब फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होता है, तो दो बॉडी को रब करते हैं, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उससे निकलकर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जिसका वर्क फंक्शन कम, उसको कम ही एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा अपने अंदर से, तो उसका रिक्वायरमेंट पहले पूरा होगा और वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालना चालू करेगा और उस बॉडी में ले जाएगा जिसका वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा। और इस दौरान जो लोअर वर्क फंक्शन वाला बॉडी है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम it will acquire positive charge and the body having higher work function will acquire negative charge। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। यही फिजिक्स का खूबसूरती है, समझ गए बात को। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आप क्या कर लिए? यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत आपको क्रिस्टल क्लैरिटी से समझाया जा रहा है। आज आपको चार्ज का डिस्कवरी, चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया उसका स्टडी को, ये सारा बात हम लोग देख चुके। अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें चार्ज के प्रॉपर्टी को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल पे बने रहिए और हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप इसको नोट करें।